आई होप सो मेरा जो स्क्रीन है वो विजिबल है ना। ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज ओपन योर कैमरा ऑल। हेलो सुलभा जी, हेलो मैम, कैसे हो आप? हाँ सॉरी, मेरी तरफ से माइक ऑफ 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 है मैम, सो आवाज़ नहीं आएगी मे बी। चलिए हम बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सभी से। हेलो सुषमा जी, कैसे हो आप? प्लीज ओपन योर कैमरा ऑल अगर पॉसिबल है। और कुछ वर्क है देन इट्स ओके, नो इशू। सो बेसिकली आज हम लोग बात जो करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं होलिस्टिक हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में। और इसके बारे में हमने पहले भी कुछ क्लासेस किया था जिसमें हमने कॉन्स्टिपेशन, आपको ध्यान होगा आप में से काफी सारे मेंबर्स ने ज्वाइन किया था। कॉन्स्टिपेशन के बारे में डिस्कस किया था, ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया था, पेप्टी कल्चर के बारे में डिस्कस किया था हमने डिजीज बेस्ड वर्कशॉप में। अब थोड़ा सा उसी को कंबाइन करते हुए आज हम एक पूरा कंबाइन करते हुए डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, सो उसको समझने से पहले हमें सिस्टम, ये जो वर्ड है ना, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप में से काफी मेंबर्स पहले से जानते हैं व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम स्पेसिफिकली अगर हम बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सो लाइक हमारे शरीर की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, यानी हमारे शरीर की जो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है, वो हमारी सेल्स होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कोशिकाएं होती है। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर वर्क करती है, ठीक है, जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर वर्क करती हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स व्हेन दे वर्क टुगेदर, तो वो टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, और हमारी हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग लोकेशंस पर टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स में टिश्यूज, और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर वर्क करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कि ऑर्गन्स हमारे कितने हैं, अलग अलग प्लेसेस पर बॉडी में एनाटोमी के बेसिस पर उनकी प्लॉटिंग की गई है। अगर हम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, एंड इंटेस्टाइन हो गया, जिसमें ला इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। और भी अगर हम वो चीजें और ऐड ऑन करते हैं अदर ऑर्गन्स के बारे में, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, मल्टीपल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर आपस में वर्क करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, हमारे सिस्टम बनता है। जैसे हमारी बॉडी में 11 to 12 सिस्टम है, जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम हो गया, और आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम है, जिसमें से एक सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। जब बहुत सारे सिस्टम आपस में मिलकर वर्क करते हैं तो वो एक शरीर का निर्माण करते हैं, एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर डिपेंडेंट है। तो एक्यूप्रेशर में हम क्यों कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर इज द ऑल इन वन ट्रीटमेंट, बिकॉज एक्यूप्रेशर में हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ वर्क करते हैं। यानी जैसे कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो उस पेशेंट का जब हम ट्रीटमेंट फॉर्म फिल करते हैं तो उस ट्रीटमेंट फॉर्म में मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है, स्लीप साइकिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, नोट करते हैं, उन्हीं के बेसिस पर देन हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड सिस्टम, तो गैस्ट्रो प्लस इंटेस्टाइनल, तो गैस्ट्रो जहां पर भी वर्ड आ जाता है मतलब आपके स्टमक की बात हो रही है, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इंटेस्टाइनल मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो हमारा है स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कहीं पर आपका ब्रेकडाउन होगा, कहीं पर आपका एब्जॉर्प्शन होगा, कहीं पर आपका एक्सक्रीशन होगा। और वो कहां पर होगा, इन्हीं तीन स्पेसिफिकली ऑर्गन पे। जैसे स्टमक में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है।
लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। अब किस चीज का डाइजेशन, किस चीज का एब्जॉर्प्शन, किस चीज का लाइक ब्रेकडाउन और एक्सक्रीशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनके अपने फंक्शंस होते हैं। तो जो ऑर्गन होते हैं दैट टेक इन फूड एंड लिक्विड, बेसिकली जब हम फूड इनटेक करते हैं और लिक्विड हम इनटेक करते हैं तो वो हमारे माउथ से हम इनटेक करते हैं। ठीक है। और फूड का कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस में। ठीक है। और जब उस फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उस ब्रेकडाउन के बाद उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो यूज किया जाता है फॉर बॉडी ग्रोथ। ठीक है। फॉर टिश्यू रिपेयरिंग और फॉर एनर्जी। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कुछ इंटेक किया, फूड इंटेक किया, फूड का ब्रेकडाउन हुआ, अब फूड में हम क्या इंटेक कर रहे हैं, तो वही न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो और माइक्रो दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, फैट हो गया। तो हमारी बॉडी में इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है। वो किस चीज में होता है वो आगे हम बात करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। जो प्रोटीन होता है वो, और जो फैट होता है वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ के लिए, टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन। ठीक है। तो वो इसी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली आपका बना हुआ है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइनल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, साथ में सपोर्टिव ऑर्गन्स जैसे लीवर, पेनक्रियाज और जो गॉल ब्लेडर है। तो ये आपके मेजर और सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक ट्रैक होती है जो आपके माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाकर एंड होती है। ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसका जो डिस्टेंस होता है लगभग ये 30 फीट लॉन्ग होती है। ये आप देख रहे होंगे इमेज में भी, कैसे ये माउथ से स्टार्ट हो रही है, देन आपके स्टमक रीजन से होते हुए लाइन इंटेस्टाइन कैसे बाइंड होकर देन आपका लास्ट में एनएस वाला रीजन आ जाता है। ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जिसको एलिमेंट्री ट्रैक भी कहा जाता है, 30 फीट लॉन्ग होती है। ठीक है। जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनएस पे जाकर एंड होती है। इसमें जो मेजर ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारा ओसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है। तो जब हम फूड माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं, ठीक है, तो उस फूड को जब हम इनटेक करते हैं उसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट बचता है, जैसे हम कोई किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के बनने के बाद कुछ वेस्ट भी बनता है, तो उस वेस्ट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। सेम एज इट बॉडी में उस जो डाइजेशन के फलस्वरूप जो वेस्ट हमारा बनता है उसको एलिमिनेट करने का काम लाइम इंटेस्टाइन के थ्रू, एनएस के थ्रू हो जाता है, जिसे एक्सक्रीटिव सिस्टम की कैटेगरी में वो आ जाता है। ठीक है। सो यहां पर इस डाइजेशन के प्रोसेस प्रोसेस में अलग अलग टाइप्स के फेसेस होते हैं, जिसमें आपका इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब हमने कुछ फूड इंटेक किया, उसका मूवमेंट हुआ। मूवमेंट क्या हुआ, हमने माउथ के थ्रू फूड इंटेक किया, वो माउथ के थ्रू जाएगा ओसोफेगस से होता हुआ। ठीक है। एक मूवमेंट होता है। ठीक है। बोलस की फॉर्म में जब बन जाता है, जब उसको हम अच्छे से च्यूइंग करेंगे तो वो बोलस बना लेगा। देन उसका मूवमेंट नीचे की तरफ जब होगा तो एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टलिस मूवमेंट, आपने सुना होगा। ठीक है। जिसमें वो फूड को आगे की तरफ मूव किया जाता है। तो मूवमेंट के बाद देन आपका स्टमक में आएगा। स्टमक में डिफरेंट एंजाइम्स और केमिकल के थ्रू उसका डाइजेशन होगा, ये मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है। फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट बचता है उसका एलिमिनेशन हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। तो ये कुछ फेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं।
तो न्यूट्रिएंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं, तो ओवरऑल देखिए मेरा ही मानना है, और आई थिंक आप भी मेरी इस बात से एग्री करते होंगे, कि अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, फाइन रखना है, तो कुछ ही फैक्टर्स हैं या कुछ पिलर्स हैं जिन पर हम वर्क कर सकते हैं। कुछ मेजर पिलर्स हैं। वो मेजर पिलर्स क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में हमारा जैसे कि डाइट आ जाता है। मील किस टाइप का हम फूड, किस टाइप का हम मील, किस टाइप का हम खाना इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, डाइट। सेकंड नंबर पर हमारा आ जाता है लाइक फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि आप कितना फिजिकली एक्टिव हैं। अब फिजिकली एक्टिव ऐसा नहीं कि आपने पूरा हैवी वर्कआउट करना होगा। ठीक है, और उस फिजिकल एक्टिविटी के भी ना फेसेस होते हैं, जैसे कि हाई इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। अलग अलग इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस होती है। तो इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि डेली हमारा वॉक कितना हो रहा है। क्या हम दोपहर का लंच और रात का डिनर करने के बाद हम वॉक करते हैं? और ओवरऑल अगर हम अपने डेली स्टेप्स मेजर करें तो कितने हमारे इन अ डे स्टेप्स हो रहे हैं? तो जनरली जो हर एक पर्सन का जो गोल होना चाहिए एक दिन में, वो 10 के स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स का होना चाहिए। तो अभी से आप देख सकते हो कल से कि आप कितने स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आप में से किसी के 10,000 स्टेप्स होते हैं? 10,000 स्टेप्स। 10,000 स्टेप्स किस किस के होते हैं? मैं थोड़ा, चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं ऑडियो ऑन कर देता हूँ सबके। आप प्लीज बताइए कितने कितने किसके स्टेप्स होते हैं, काउंट किया है? और एक ये पॉइंट मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे हमारे साथ काफी हाउस वाइफ भी हो सकते हैं जो घर का काम भी करते हैं, फीमेल से। ठीक है, तो जब घर का काम करते हैं तो एक मसाला उधर रखा है, दूसरा नमक का डिब्बा उधर रखा है, तो उसको उठाने से इधर जाने में भी स्टेप्स होते हैं। तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, तो एक काम से अगर हम बात। कुछ कर रहे हैं, हम कुछ ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। तो कितने लमसम कितने स्टेप्स है? जैसे मेरे इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैं शाम को 1 घंटा छत पर वॉक कर लेता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है तो। ठीक है, तो लगभग 7 to 8 thousand, 9 7 8 thousand कन्फर्म है। मैक्सिमम मेरे 15,000 तक भी चले जाते हैं कभी कभी, वीक में 2 बार तो जाने जाने। ठीक है, जब वॉक करने चले गए, मॉर्निंग वॉक में उठ गए तो मॉर्निंग वॉक करने चले गए। बट 7 8 thousand इज द कन्फर्म। तो अगर हम इसको कैसे कर सकते हैं मैंने, ये जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी इज द सेकंड मेजर पिलर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, डाइट के सिक्स बाद टू जो आता है। सेवन थाउजेंड 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। तो मान लीजिए अभी से आप एक गोल सेट कर सकते हो। अभी आपके कितने स्टेप्स हो रहे हैं, तो आपने कल से मेजर किया कि आपके 3,000 स्टेप्स हो रहे हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 3,000 स्टेप्स अगर आपके अब हो रहे हैं तो अचानक से आप 10,000 कर दीजिए अगले दिन, नहीं हो सकता। ग्रेजुअली, धीरे 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 आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। मान लीजिए अभी आपके 3,000 स्टेप्स हो रहे हैं, तो अगले वीक के लिए आप टारगेट करिए कि 5,000 स्टेप्स तक मुझे लेके जाना पर डे। नेक्स्ट वीक 7,000 स्टेप। मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी से हर बार आप 10% एक्स्ट्रा एफर्ट करिए, तो वो हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेजर पिलर है वो हमारा डाइट। सेकंड जो मेजर पिलर है वो हमारा फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी हर पर्सन की अलग अलग हो सकती है। हर पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है फिजिकल एक्टिविटी की, वो अलग अलग हो सकती है। वो डिपेंड करता है उनके प्रोफेशन पे, वो डिपेंड करता है उनके लाइफस्टाइल पर। ठीक है, उन सब चीजों पर कभी हम डिटेल में एनर्जी बैलेंस जब हम पढ़ेंगे, जितना हम इनटेक कर रहे हैं तो क्या उतनी आउटपुट जा रहा है। ठीक है, एनर्जी बैलेंस। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का भी डिस्कस करेंगे। देन सिक्स टू सेवन थर्ड जो थाउजेंड मेजर हो पिलर जाता आता है। है वो हमारा आता है डाइजेशन, सॉरी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है तो कहीं ना कहीं वेट पुट ऑन हो जाता है, वेट गेन होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। क्या आप एक दो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का नाम बता सकते हो मुझे? डायबिटीज। डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। थायराइड। थायराइड इज ए मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। थायराइड, हाइपोथायराइड देखते हैं ना, हाइपोथायराइड मेटाबॉलिज्म से लो हुआ, देन आपका वेट पुट ऑन हो गया। और कोलेस्ट्रॉल।
ओके, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बीपी। नहीं मैम, हाय। बीपी नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, ठीक है। जनरली मेजर जो हैं ये रिलेटेड हो सकते हैं, ये रिलेटेड है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, बट मेजर जो है, जो मेटाबॉलिक फैट डिसऑर्डर होते हैं, फैटी लिवर। जिनकी जिनकी वजह से फै, आपका फैटी लीवर इज द डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन द लीवर, ठीक है, और ओके। बेसिकली वहां पर वेट गेन वो भी एक है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, एक एग्जांपल में लेता हूं, पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन इट इज ए मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर ऑल्सो। पीसीओडी का नया नेम पता है? पीएमओएस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मुझे टेक्स्ट में, यस, व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए। POS करे, हाँ ठीक जी, है। ठीक है। तो जैसे कि ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो कहीं ना कहीं हमारा वेट पुट ऑन होता है। अब जब वेट पुट ऑन होता है तो शरीर जितना बड़ा, बीमारियां का घर उतना बनता जाता है, ठीक है, जब फैट का एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगा। ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन से मेरा मतलब है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन को कैसे आप डिफाइन करोगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या, एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं, अगर आपका जो स्टूल है वो अगर क्लियर नहीं है तो दैट कंडीशन इज नोन एज अंडर द, मतलब कॉन्स्टिपेशन के अंदर आता है। वोवल मूवमेंट इज नॉट क्लियर, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन जैसे बोलते हैं हम, एक बार में नहीं फ्रेश हो पाते हैं, दूसरी तीसरी बार में हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, बट कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट मैं आपको बता सकता हूँ डाइट के माध्यम से भी, और कैसे डाइजेशन को बेटर किया जा सकता है उसके माध्यम से, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन यानी डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन यानी गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, दीज आर द पार्ट, ये सब आ जाते हैं। ब्लोटिंग मतलब पेट फूला फूला रहता है, खाना खा लीजिए पेट फूला आता है, ब्लोटिंग फील होता है। ब्लोटिंग का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, कभी भी आपको ब्लोटिंग हो रहा है, आप जनरली जो ब्लोटिंग ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, वो देखने के लिए मिलता है कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद पेट भारी भारी लग रहा है, ठीक है। तो हम ये कौन से फेस में आ जाएगा? इंजेशन, INGESSCGESTION, ठीक है। तो अगर आपका पेट फूला फूला लग रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है, सौंफ जो आता है, सौंफ, सौंफ को आप लीजिए, और जब ब्लोटिंग हो रहा है तो उसको च्युइंग करना स्टार्ट कर दीजिए, और 5 मिनट का वॉक करिए, ब्लोटिंग ठीक हो जाता है। विदाउट टॉकिंग। हाँ, ब्लोटिंग, पेट भारी भारी लग रहा है, ठीक है। हाँ, नहीं तो उसको सॉक करके लेना है या फिर डायरेक्टली कंज्यूम करना है? आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने के बाद बिल जब आता है तो ओके बिल ओके। के साथ साथ एक सौंफ का हाँ वो हाँ आता है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो उनको आइडिया है कि सौंफ क्यों देना है ठीक है। तो सिंपली वही सौंफ आप ले लीजिए और थोड़ा वॉक कर लीजिए साथ में, और ट्राई करिए आफ्टर योर लंच, आफ्टर योर डिनर, एटलीस्ट यू शुड हैव 10 to 15 मिनट वॉक। सर, खाना खाने के बाद तुरंत चल सकते हैं कि आधे हाँ घंटे बिल्कुल बाद? चलिए, अब ऐसा नहीं है कि भागना है, नॉर्मल वॉक करना है, ठीक है। देन अब डाइजेशन के बाद फोर्थ नंबर पर आता है आपका, फर्स्ट नंबर पे क्या था आपका? फिजिकल एक्टिविटी। सेकंड नंबर पर आपका, फर्स्ट नंबर पे डाइट, सेकंड नंबर पर आपका फिजिकल एक्टिविटी, थर्ड नंबर पर मेटाबॉलिज्म, फोर्थ नंबर पर आपका डाइजेशन, फिफ्थ नंबर पर आपका आता है स्लीप साइकिल। अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य का एक निशान हो सकती है, साइन हो सकती है। अगर आपकी स्लीप साइकिल बढ़िया है, ड्रीम फ्री, डिस्टर्ब फ्री स्लीप है, डिस्टरबेंस नहीं है, डीप स्लीप है, अच्छी नींद है, ठीक है। और अच्छी नींद तब आती है जब स्ट्रेस फ्री होते हैं, और आजकल हर किसी की लाइफ में किसी न किसी बात का स्ट्रेस है, ठीक है। हर किसी की लाइफ में, इवन मेरी, आपकी, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, ठीक है। और ये स्ट्रेस का जो लेवल है, ये स्ट्रेस का जो टाइप है, वो एज पर डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के भी लाइक, जो हम बात कर रहे हैं अच्छी नींद, स्लीप साइकिल, तो प्रॉपर 7 से 8 घंटे का डीप स्लीप जरूरी है, ठीक है, चाहे वो किसी भी बीमारी को बैलेंस करने के लिए हो, इवन स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेसिफिकली मेटाबॉलिज्म, स्पेसिफिकली वेट जिनका ज्यादा है, ठीक है। अच्छी नींद अच्छे वेट लॉस का एक कारण बनती है। अगर आपकी नींद बढ़िया नहीं है, नींद क्यों नहीं बढ़िया है? कि रात को जैसे ही बेड पर जाते हैं तो लगभग अच्छा खासा हमारा माइंड में थॉट प्रोसेस चलता है,
12 बजे के बाद नींद ही नहीं आ पा रही है। अब 12 बजे के बाद नींद क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि आपका जो ऑर्गन क्लॉक है, 12 बजे के बाद जिस एलिमेंट की एनर्जी का एक्सेस होता है वो वुड एलिमेंट यानी विंड एनर्जी। जब विंड ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं माइंड में थॉट प्रोसेस ज्यादा होगा, और जब थॉट प्रोसेस ज्यादा होगा तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो अच्छी नींद के लिए इसलिए बोलते हैं 11-12 बजे से पहले पहले आप सो जाइए। ठीक है, और ये सारी चीजें, तो ये हमारा स्लीप साइकिल 5 मेजर पिलर्स हो गए हेल्दी बॉडी के लिए। साथ में एक और पिलर ऐड ऑन कर लीजिए, क्रेविंग्स। क्रेविंग्स, हर किसी को अपनी अपनी फूड की, फेवरेट फूड की क्रेविंग होती है कि मुझे मीठा चाहिए चाहिए, घर पे 1 किलो मीठा आ गया, वो गायब हो जाना है। ठीक है, किसी को नमकीन, किसी को स्पाइसी, किसी को जंक फूड की क्रेविंग होती है। तो अलग अलग टाइप्स की जो क्रेविंग्स हो रही है उनको भी मैनेज करना मुझे। और जैसे जैसे आपकी बॉडी में नॉर्मलाइज होना शुरू होता है, आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी स्लीप साइकिल ये सब बढ़िया शुरू हो जाती है ना, तो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो क्रेविंग्स, तो ये 5 से 6 चीजें हैं जिस पर आपने वर्क करना है अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बढ़िया करना चाहते हैं। इसको बेस्ट करने के लिए, वर्क करने के लिए बहुत सारे पैटर्न्स हैं। कभी जब हम स्पेसिफिक डाइट की सीरीज करेंगे तो उसमें मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका सौंफ का पानी होता है, जो जीरे का पानी होता है। ठीक है, अब जैसे बारिश के बाद ठंड का मौसम आएगा तो बेस्ट रहेगा डाइजेशन के लिए। ठीक है, जीरा थोड़ा गर्म होता है तो गर्मी में थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट जैसे जब ठंडी वाला सीजन आएगा तो बढ़िया रहेगा। जैसे जीरा पानी हो गया, ठीक है, आपका ब्लोटिंग के लिए, गैस के लिए बहुत बढ़िया है। सौंफ का पानी हो गया, एसिड रिफ्लेक्स के लिए बहुत बढ़िया है। तो जिनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है उसमें आप दे सकते हो, उस टाइप से प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आइए बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो मैं बात कर रहा था, मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि इन सब चीजों के बारे में बात करने से पहले हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट के बारे में पता होना चाहिए, हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? आप बोल पाएंगे? अपना कैमरा ऑन हो पाएगा आपका, ऑडियो सॉरी। व्हाट इज न्यूट्रिशन? हो पा रहा है ऑडियो ऑन? यस सर, सर विटामिन्स, वाटर और मिनरल्स का इंटेक। ओके, ठीक है, नोटेड। एनीवन एल्स? बिल्कुल ट्राई करिए, बताइए कुछ ना कुछ। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन अभी हमने बात किया, थोड़ा सा मैंने आइडिया तो दे दिया है कि न्यूट्रिशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो मिनरल्स, तो न्यूट्रिएंट्स हो विटामिन्स। गए, वो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये न्यूट्रिशन है। जो ओके। शरीर को पोषित करे सर, स्वस्थ रखे और न्यू शरीर को हेल्दी रखे, वो बिल्कुल, वाले थोड़ा डाइट। थोड़ा आप सही बता रहे हो मैम, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। न्यूट्रिशन क्या होता है? बेसिकली न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, एब्जॉर्बिंग एंड यूजिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, absorbing and using nutrients which is needed for the growth, development and maintenance of life. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंजप्शन होता है, जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, जो कि मीना मैम ने बताया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, और लाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। हर चीज को मेंटेनेंस की जरूरत होती है कि नहीं होती है? कोई सी भी आप मशीन ले लीजिए, उसमें भी मेंटेनेंस की जरूरत है। जैसे एक गाड़ी का इंजन है, गाड़ी के इंजन में मोबिल डलता है, इंजन ऑयल डलता है। तो जो इंजन ऑयल है, सेम हमारी बॉडी में जो हमारा इंजन ऑयल है वो क्या है? वो हमारा ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड में अगर हीट बढ़ेगी तो स्किन पर रेडनेस हो जाती है ना। सेम एज इट, जैसे कि इंजन में अगर हीट बढ़ती है, गर्म तेल, इंजन गर्म होता है तो वो स्मोक देने लगता है।
ये सारी चीजें। तो न्यूट्रिशन पता चला। हीट न्यूट्रिशन, बढ़ने से जो लाल लाल मतलब कि छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं, वो भी हीट हाँ, की वजह से होते वो ब्लड की वजह से हो सकते हैं। ब्लड रश, ब्लड में जब हीट बढ़ेगी ना, ब्लड में अब इम्प्योरिटीज आएंगी, ब्लड में टॉक्सिन्स का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा मैम, तो स्किन रिलेटेड इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। इवन आपने देखा होगा सोरोसिस की, जब हम लोग बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो अगर टीसीएम के पैटर्न्स को आप देखोगे तो लीवर ब्लड डिफिशियंसी लीवर पे ज्यादातर की दिया जाता है, बिकॉज एज पर द चाइनीज एक्यूपेशन लीवर जो होता है वो ब्लड को स्टोर करता है, हार्ट ब्लड को गवर्न करता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है। सो न्यूट्रिशन हमें क्लियर हुआ। न्यूट्रिशन के बाद हमारा आता है हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, ये सारी चीजें। बैलेंस डाइट से सिंपल है कि हमारी बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हर एक न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट हमें मिलती रहेगी, हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स नीड है वो फुलफिल होती रहेगी, ठीक है, डाइट के माध्यम से, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली हमारी बॉडी का ग्रो, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस सब कुछ बढ़िया चलेगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि एक जो हेल्दी डाइट होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी में। साथ ही में जो बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है उसको मेंटेन रखने के लिए भी हेल्दी डाइट की जरूरत होती है। ठीक है, आप कॉम्पोजिशन से आप समझ रहे हैं ना कि एक होता है BCA। BCA क्या होता है? बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। BCA में क्या होता है, आप किसी जिम में जाते हो, उस जिम में एक अच्छी खासी एक मशीन होती है जिस पर आप अपना लेट कर या बैठ कर खड़े होकर देखते हो, तो वो पूरी बॉडी का कॉम्पोजिशन आपका एनालाइज कर देती है कि आपकी बॉडी में फैट मास, फैट कितना है, मसल्स मास कितना है, आपकी बॉडी का BMI कितना है। तो वो जो आता है वो BCA में आता है, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। ठीक है, तो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो डाइट की जरूरत होगी ना। आपका मान लीजिए एक BCA के अकॉर्डिंग एनालिसिस निकल कर आया कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है और जो प्रोटीन है, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन है उसकी डिफिशियंसी है, तो मसल्स लॉस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जब मसल्स लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फैटी जो फूड है, जंक फूड हो गया, बाहर का खाना हो गया, वो सारी चीजें कम करवा देंगे और प्रोटीन रिच डाइट दे देंगे। जब प्रोटीन वाली डाइट हम देंगे, अगर पर्सन वेजिटेरियन है तो दालें होगी, ठीक है, और मल्टीपल नट्स हो गए, और लाइक लेग्यूम्स हो गए, मूंग, अलग अलग टाइप में, लेंटिल्स अलग अलग टाइप में हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर नॉन वेजिटेरियन तो एग्स ऐड कर दिया, ग्रिल्ड चिकन ऐड कर दिया, बॉयल्ड चिकन ऐड कर दिया, मल्टीपल चीजें इस तरीके से ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मसल्स लॉस को वो प्रिवेंट करेगा। जब मसल्स लॉस प्रिवेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रोटीन रिच डाइट से, मसल्स बढ़ जाएगा, मसल्स फैट बढ़ जाएगा, मसल्स वाला जो डिपोजिशन है और फैट वाला कम हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, BCA को बैलेंस कर दिया। वो किसके माध्यम से हुआ, वो बैलेंस डाइट या हेल्थी डाइट के माध्यम से हुआ। आई होप क्लियर हो रहा है। ज्यादा मतलब ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, सिंपल चल रहे हैं। चलिए, ठीक है। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना, जैसे BCA हो गया, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, ये अलग अलग उसमें यूज होता है, ABCD। ABCD मतलब एक न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड होता है, ABCD। A फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक, B फॉर बायोलॉजिकल, C फॉर केमिकल, और D फॉर डाइट्री। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, बायोकेमिकल असेसमेंट, और बायोलॉजिकल असेसमेंट, और डाइटरी असेसमेंट। ये ABCD एक मेथड होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी कॉम्पोजिशन को जानने के लिए। ठीक है, आगे धीरे धीरे जब मैं एक सीरीज हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं तो बहुत सारी चीजें आएंगी, जस्ट आप इसका एक अलग से नोट्स बनाते चलिएगा। और अभी रेगुलर बेसिस पर हम लोग क्लासेस सी भी करने वाले हैं। सी तो डी हेल्दी डाइट का एक आपको बार आइडिया रिपीट मिला। कीजिए। सी हेल्दी और डी। डाइट, हाँ जी मैम। सी और डी फिर से रिपीट कीजिए। केमिकल असेसमेंट और डाइटरी असेसमेंट। सो अभी अगला जो है हमारा, न्यूट्रिशन के बारे में बताया, हेल्दी डाइट के बारे में बताया, बैलेंस डाइट के बारे में बताया। अब थोड़ा सा ना एक 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 असाइनमेंट कह सकते हो, एक आपकी नॉलेज के लिए, एक ना आप पढ़िएगा बैलेंस डाइट, एक होता है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड, ठीक है,
फूड पिरामिड होता है, एक माई प्लेट ऑफ द डे होता है। माई प्लेट ऑफ द डे, मैं भी उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मेरे पास कहीं ना कहीं रखा होगा वो। उसमें क्या है, एक फूड पिरामिड है जिसमें डेली फूड आइटम जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं उसकी कितनी सर्विंग है, ऐसे फूड आइटम जो हम अल्टरनेटिव डेज पे यूज कर सकते हैं उसकी कितनी सर्विंग। सर्विंग मतलब वन टाइम, जैसे मैं बोल दूं 2 सर्विंग ऑफ कर्ड, 2 सर्विंग कर्ड का मतलब होता है दिन में 2 बार दही ले लीजिए, इस टाइप से 1 सर्विंग, 2 सर्विंग, 3 सर्विंग, 4 सर्विंग। तो उस फूड पिरामिड में ऐसे फूड आइटम्स है जो हम अल्टरनेट डेली यूज कर सकते हैं, कुछ अल्टरनेटिव डेज पे जो हम मॉडरेटली हम यूज करते हैं, जो हम लेस यूज करते हैं। तो उनका एक माई प्लेट ऑफ द डे है कि एक पूरे दिन में एक जो प्लेट है उसमें जितने ज्यादा वेरिएशंस होंगे वो वेरिएशंस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो ये माई प्लेट या फूड पिरामिड करके आता है, गूगल पे आप सर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। देन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया हर एक पर्सन को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। तो यदि कोई व्यक्ति उस स्पेसिफिक क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स का इंटेक नहीं कर रहा है, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है न्यूट्रिएंट्स की फूड में जो वो ले रहा है, ठीक है, घर के खाने के बजाय, या ऐसा फूड इंटेक कर रहा है जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, जस्ट कैलोरी ज्यादा है, जैसे जंक फूड हो गया, फैटी फूड हो गया, ठीक है। वो मार्केट में जैसे प्रोसेसिंग वाली ड्रिंक्स आती हैं, कोक हो गया, डाइट कोक हो गया, मल्टीपल चीजें, ठीक है, तो उसमें क्या है, कैलोरी ज्यादा है लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैलोरी ज्यादा है लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं है, तो ऐसी चीजें अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक कंज्यूम करेगा तो उसको भी इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में आ जाता है। अब न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स जो कि मीना मैम बता रहे थे, 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आपका विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में हमें देखने के लिए मिलता है, अच्छी खासी क्वांटिटी में हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में हमें कम क्वांटिटी में देखने के लिए मिलते हैं। तो जो चीज जितनी ज्यादा क्वांटिटी में होती है उसकी डिफिशियंसी हमें धीरे धीरे पता चलती है, लेकिन जो चीज हमारी बॉडी में ऑलरेडी कम क्वांटिटी में देखने के लिए मिलती है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, जैसे विटामिन हो गए, विटामिन डी, विटामिन बी 12, ठीक है, ये सारे विटामिन अलग, फोलेट हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, अलग अलग विटामिन, तो वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जब उनकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो एक बड़ा इंपैक्ट हमें इम्बैलेंस की फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जैसे विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये सबसे कॉमन डिफिशियंसी आजकल हमारी बॉडी में देखी जाती है, स्पेसिफिकली जो पर्सन वेजिटेरियन है, ठीक है। तो इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, इवन किसी को थायराइड है तो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होने के चांसेस ज्यादा है। किसी का लंबे समय से वेट रुका हुआ है, कमी नहीं हो रहा है, कितनी एक्सरसाइज कर लिया है, कोई पर्सन है, 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड कम एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन उसका अच्छा वेट रिड्यूस हो रहा है, एक दूसरा पर्सन है जो कम एक्सरसाइज नहीं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज कर रहा है, तो भी उसका वेट कम नहीं हो रहा है। तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें से 1-2 फैक्टर्स हैं, विटामिन डी, विटामिन बी 12, आयरन, कैल्शियम, ईएसआर, सीआरपी, ये सारी चीज, ठीक है। तो अभी जैसे कि मेरे पास प्रेजेंट में मैं जो डील कर रहा हूँ लगभग 110 के आसपास वेट मैनेजमेंट वाले क्लाइंट है प्रेजेंट में। तो अगर मैं एक क्लाइंट की बॉडी की कंपैरिजन किसी अदर क्लाइंट से करता हूं तो वो टोटली डिफरेंट है, 110 के 10 की लाइफस्टाइल अलग है, उनकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो अलग है, ठीक है। एक होता है कि आपने एक डाइट प्लान दिया, मान लीजिए मैंने आपको बता दिया एक 7 दिन का डाइट प्लान आप सभी को यहाँ क्लास में दे दिया, ठीक है। अब वो 7 दिन का जब डाइट प्लान मैंने आपको दिया, हो सकता है आपने 25 लोगों ने उसको अप्लाई किया, 25 में से 8-10 को रिजल्ट देखने के लिए मिला, औरों को नहीं मिला। इसमें वही फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सबके अपने अपने लाइफस्टाइल है, सबका अपना अपना प्रोफेशन है, सबकी अपनी अपनी फिजिकल एक्टिविटी होती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की मीडियम, किसी की मॉडरेट, ठीक है। तो डाइट प्लान भी पर्सनलाइज्ड होता है, जब पर्सनलाइज्ड होता है ना तो वो ज्यादातर वर्क करता है। तो पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान के लिए प्रॉपर काउंसलिंग होती है,
जिसमें प्रॉपर लाइक हैबिट के बारे में, लाइक्स डिसलाइक के बारे में, प्रेफरेंसेस के बारे में, ओवरऑल स्लीप साइकिल के बारे में सब कुछ डिस्कस किया जाता है। देन उसी के मेडिकल कंसर्न्स के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, सर्जरी तो नहीं हुई है, मतलब मल्टीपल जब चीजें डिस्कस करने के बाद जब डाइट प्लान बनता है तो वो पर्सनलाइज डाइट प्लान होता है। वो उस पर्सन की बॉडी के लिए ही स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। जब वो उसको फॉलो करेगा तो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन डाइट प्लान और पर्सनलाइज डाइट प्लान। देखिए बताने के लिए तो काफी सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे पढ़ते हैं आगे, टाइम कम है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने बताया ना, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। तो हमारी बॉडी में जो कार्ब्स है, जो प्रोटीन है, जो फैट है, ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनके अपने एब्जॉर्प्शंस के प्लेसेस हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन के प्लेसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है। दूसरा है कि माउथ डाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ में सबसे पहले जो आता है वो हमारी टीथ आते हैं, दांत आते हैं। ठीक है, और जब हम टीथ की बात करते हैं तो टीथ इज मैकेनिकली ब्रेक डाउन। वो क्या करते हैं, जो हम फूड इंटेक करते हैं ना, उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, और फिर उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो एमाइलेज एक एंजाइम है जो कैरी करती है, और ये एंजाइम क्या करता है, उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, सिंपल। ठीक है, तो वो माउथ से आपका जो डाइजेशन है वो आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है ना कि 32 बार चबाना चाहिए खाने को, 32 टाइम्स च्युइंग करना चाहिए। तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से आप यहाँ पर च्युइंग करोगे ना माउथ में, उतना इजीली हमारा जो स्टमक में जब फूड जाएगा तो इजीली वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अगला एसोफेगस। ओसोफेगस में कुछ नहीं, बेसिकली क्या होता है, जब अच्छे से उसका लाइक छोटे छोटे पीस में माउथ ने फूड को कन्वर्ट कर दिया, टीथ ने एमाइलाइज के साथ वो मिक्स हो गया। तो जब एमाइलाइज के साथ वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक बोलस बना लेता है। ठीक है, फिर ओसोफेगस क्या करता है, एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टलिस मूवमेंट बोलते हैं। वो मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो माउथ से आपके ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक की तरफ चला जाता है। अब जब वो स्टमक की तरफ चला जाएगा तो स्टमक क्या है, एक जे शेप का एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और जो एक टेम्पररी स्टोरेज है। ठीक है, जो क्या करता है, जो आपका स्टमक है उसमें एक हाईली एसिडिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक प्रेजेंट होता है, जो कि काफी एसिडिक नेचर का होता है। उस एसिडिक डाइजेशन यानी उस एसिड के साथ जो फूड अंदर गया उसको वो मिक्स कर देता है। ठीक है, जब वो मिक्स हो जाता है तो उसमें क्या होता है, अलग अलग ब्रेकडाउन हो जाता है प्रोटीन्स में, ठीक है, और लिपिड्स में। ठीक है, और जो एसिड होता है अगर उस फूड में किसी तरीके कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो वो उसको किल भी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि ये जो फूड है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है काइम में। काइम एक बेसिकली एक फॉर्म है। ठीक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वी शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोजेक्शन होता है जिसको विली बोलते हैं। यहाँ पर विली में क्या होता है कि जो लीवर है, जो गॉल ब्लेडर है, ठीक है, जो पेनक्रियास ग्लैंड है, गॉल ब्लेडर बाइल, लीवर बाइल को सिक्रेट करता है, गॉल ब्लेडर उसको स्टोर करता है, पेनक्रियास आपका पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करती है। तो यहाँ पर विली पे जाकर वो मिक्स होते हैं, मिलते हैं, देन हमारा वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है मिक्स डाइजेस्टिव जूस, जो मिक्स हो जाएगा पेंक्रियाटिक जूस के साथ, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट के साथ। ठीक है, और यहाँ पर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और यहीं पर 80% कार्ब्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जो बचा रिमेनिंग 20% है उसका जो ऑब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, और रिमेनिंग जो 20% है जब उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो जाता है, लाइन इंटेस्टाइन में हो जाता है, तो वो विटामिन के में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन के। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब लीवर के बारे में मैंने आपको बताया कि लीवर क्या करता है, एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है जो कि बाइल होता है, गोल ब्लेडर उसको स्टोर करता है। अब मान लीजिए किसी का गोल ब्लेडर रिमूव हो गया,
तो वाइल जूस उतना लाइक स्टोर नहीं हो पाएगा, फिर वो डायरेक्टली आपका जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन विली के पास, बाइल को तो वहीं पर पहुंच रहा है ना। तो ऐसे में क्या होगा, लाइक अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव है वो थोड़ा सा बाहर का खा लेगा तो उसको एसिड बनने लगेगा, डाइजेशन इश्यूज हो जाएंगे, ब्लोटिंग वगैरह, ऐसा कुछ साइन और सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। देन पेनक्रियाज, जैसे कि मैंने बताया, अब पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो आपकी मिक्स ग्लैंड कही जाती है, जो आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह वर्क करता है। एंडोक्राइन मतलब हॉर्मोन्स, एक्सोक्राइन मतलब जो हार्मोन सिक्रेट करती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो एंजाइम सिक्रेट करती हैं। तो पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एज ए वर्क करती है एंडोक्राइन भी, और जो एज ए वर्क करती है एक्सोक्राइन भी। ठीक है, तो जैसे एंडोक्राइन की जब हम बात करते हैं तो पेनक्रियास क्या सिक्रेट करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है जो आपके ग्लूकोज को रेगुलेट करता है बॉडी में। ठीक है, और जब हम आपके एक्सोक्राइन फंक्शंस की बात करते हैं तो पेनक्रियास आपके एंजाइम्स रिलीज करती है जो आपके कहीं ना कहीं स्टमक का जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, अब ये एक सिंपल सा है, जैसे माउथ अल्सर है, माउथ अल्सर का सबसे पहले ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए, स्टमक हीट सबसे बेस्ट है। स्टमक हीट, स्टमक हीट का जो प्रोटोकॉल है वो काफी बढ़िया काम करता है माउथ अल्सर के प्रोटोकॉल में। ठीक है, स्टमक हीट P6 SP6, आपको पता होगा ना, CV10 12 13, ST21 ST44 ST45, ये टेटाइस 7 में लिखे हुए हैं मैम, ये जो प्रोटोकॉल है ना उषा मैम, ये टेटाइस 7 में लिखे हुए हैं। तो जस्ट मैं स्टमक हीट बोल दिया तो आप जस्ट नोट कर लीजिए स्टमक हीट का प्रोटोकॉल। ठीक है, वो 7 मिल नहीं है जाएगी। मेरे पास। हाँ जी, है ना। तो ये जो स्टमक हीट का प्रोटोकॉल है, ये आपका माउथ अल्सर में बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, अब माउथ अल्सर क्या होता है, बेसिकली माउथ अल्सर एक तरीके का क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर जैसे छोटे छोटे कट लग जाते हैं ना माउथ में हल्के हल्के, ठीक है, सोर्स हो जाते हैं। अब इसका कारण अलग अलग बताए जाते हैं, कहीं पर बताया जाता है कि स्ट्रेस, दूसरा कहीं बताया जाता है जैसे किसी को कैंसर हुआ, जब किसी को कैंसर होता है, कैंसर से के बाद एक थेरेपी होती है कीमोथेरेपी जिसको बोलते हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट की फॉर्म में भी हमारा यहाँ पर माउथ पर अल्सर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो लंबे समय तक टोबैको ले रहा है, तंबाकू ले रहा है, तो उसके लिए भी बहुत यहाँ पर ये चीज हो सकती है। कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी होती है, जैसे कुछ न्यूट्रिशनल है उनकी डिफिशियंसी होगी, जैसे आयरन की, फेरिटिन की, ठीक है, विटामिन सी, जिंक की, विटामिन B12 की, तो हल्के हल्के यहाँ पर हो जाते हैं। साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन, मेडिसिन इज ए ड्रग, तो कुछ ऐसे ड्रग्स जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, कोई लंबे समय तक लेता है तो माउथ अल्सर हो जाता है। तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के लिए स्टमक हीट, टोबैको कोई लंबे समय तक यूज कर रहा है तो उसके प्रिवेंशन के लिए स्टमक हीट, ड्रग कोई लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लिया, किसी तरीके का मेडिसिन बहुत लंबे समय से चल रहा है, उसकी वजह से जीभ का एक काफी अजीब सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं निशान, प्लस माउथ में अल्सर हो रहे हैं तो स्टमक हीट। ठीक है, और 15 से 20 दिन लगातार लगाना होता है। ठीक है, माउथ अल्सर हो कॉन्स्टिपेशन के गया। हिसाब से होता है तो हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन लगातार रहता है हाँ दिन। कॉन्स्टिपेशन में भी स्टमक हीट। ओके। हाँ, अब कॉन्स्टिपेशन देखना पड़ेगा, यंग एज में, ओल्ड एज में, किस टाइप का है, एनर्जी लेवल क्या है। 18 ईयर का है और कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके हिसाब से वो महीने स्टमक में हीट, 1-2 बार हो ही जाता है। हाँ स्टमक हीट में। ठीक है, अब माउथ अल्सर के साइन और सिम्टम्स आपको ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है, और प्रिवेंशन क्या होगा, सिंपल सा है, लाइक मैंने आपको बताया जैसे कि जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करिए, प्लस अच्छे से वाटर इनटेक अपना प्रॉपर रखिए, और डेली ब्रश करिए, प्लस स्टमक हीट का प्रोटोकॉल लगाने से धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, रिलीफ मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या होगा, सबसे बढ़िया है कि ऐसे फ्रूट्स ऐड ऑन करने चाहिए जो वाटर में, जिसमें जो लिक्विड फॉर्म होती है वो ज्यादा प्रेजेंट होती है, जैसे वाटरमेलन हो गया। ठीक है, वाटरमेलन में अच्छी खासी एक लिक्विड फॉर्म होती है, तो वाटरमेलन आप ले सकते हो। और आप छोटे छोटे मील्स फ्रीक्वेंटली लेना शुरू कर दीजिए माउथ अल्सर में। ठीक है, और ऐसे फूड आइटम्स जिसमें कैफीन ज्यादा होता है, कैफीन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो मार्केट में आती है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए अल्सर में। स्पाइसेस फूड को अवॉइड करना चाहिए, तो लाइट फूड, इजी टू डाइजेस्ट फूड, सॉफ्ट टेक्सचर वाला जो फूड होता है वो हमें इंटेक करना चाहिए। ठीक है, होल ग्रेन्स लीजिए, आयरन रिच डाइट लीजिए, ये सारी चीजें। ठीक है, एक होता है GERD,
गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, वोमिटिंग हमें देखने के लिए मिलती है ना, जो रिफ्लेक्शन है, जो डायफ्राम लाइन है, ठीक है, वहां से जो एसिड है वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स करने लगता है, स्टमक का जो एसिड है, जो कंटेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में जलन महसूस होती है, चेस्ट में पेन फील होता है, ठीक है, फूड को इनटेक करने में, निगलने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कभी कभी रुक रुक कर कफ होती है, खांसी होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों का एक साइन और सिम्टम्स है वो GERD, गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अगर गैस्ट्रिक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और लाइक जो स्पिंचर होते हैं, जो एक तरीके से स्टमक के गेट है, उसमें किसी तरीके का एबनॉर्मल हो जाए, रिलैक्सेशन हो जाए, ठीक है, मल्टीपल चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। फूड वापस स्टमक से एसोफेगस की तरफ जाने लगे, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स। तो इसके मेजर सिम्टम्स वही है, हार्ट बर्निंग इज द मेजर साइन, वॉमिटिंग हो गया, स्टमक वाले रीजन में दर्द हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है, सेंटर वाला जो रीजन होता है, साथ में स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, स्वेल करने में, फूड को इनटेक करने में इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में एक पॉइंट होता है, P6 वॉमिटिंग के लिए काम करता है कि नहीं करता है, P6 चेस्ट रीजन की बर्निंग के लिए काम करता है कि नहीं करता है, उसमें भी काम करेगा, P6 बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। और साथ में एक और पूरा एक प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए, आप सुन रहे हैं ना, सभी के माइक ऑफ हो, कैमरा ऑफ हो गया। क्या चालू है? बताइएगा प्लीज, कुछ डाउट होगा ना, ठीक है। हाँ, थोड़ा स्लो, बाकी हाँ, बस और कुछ। ठीक है, तो आप ये नोट करते जाइए बस। अभी मैं कहाँ पर बता रहा था, प्रोटोकॉल का बोल रहे थे। हाँ, हाँ प्रोटोकॉल। तो ये तो हो गया स्टमक, स्टमक के लिए स्टमक हीट हो गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन के लिए और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए आपने डॉक्टर वोल पढ़ा है सभी ने, सेमेस्टर 3, बेसिक आइडिया है, ठीक है। और TCM तो पढ़ ही रखा है, चलो डॉक्टर वोल ने TCM तो पढ़ ही रखा है। तो वियोल पर LI1, LI2, LI3, LI4, वियोल पर, और सेम एज इट स्मॉल इंटेस्टाइन पर SI1, SI2, SI3, SI4। तो LI1 से लेकर LI4 तक, SI1 से लेकर SI4 तक वियोल पर, देखिए चार, 3 से 4 पॉइंट इधर वियोल पर इंडेक्स फिंगर के, और 3 से 4 पॉइंट इधर, ये जो पॉइंट है, अगर आपके पास टेटाइस 4 है, टेटाइस 4 में जो ला इंटेस्टाइन है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके चैप्टर में जाइएगा, और उसमें ना डायग्राम बने हुए हैं, और उसमें डायग्राम में जो ला इंटेस्टाइन के जो पार्ट हैं, जो मेजर पार्ट हैं, जैसे कोलोन हो गया, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, अपेंडिक्स हो गया, और आपका ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, ठीक है, एनस हो गया, ये इस तरीके, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जुजुनम, इलियम, कौन ठीक सी है, इन टटाइस सब बोली आपने? पार्ट्स को टटाइस, स्पेसिफिक, हाँ जी, टटाइस कौन सी बोली आपने? T4 में, ठीक है, ओके। तो स्पेसिफिक प्लॉटिंग दी गई है। तो LI1 से लेकर LI4 तक के जब आप पॉइंट लेते हो, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के इन सारे पार्ट्स को कवर कर लेता है, और SI1 से SI4 तक के जब आप पॉइंट्स लेते हो, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, जुजुनम, इलियम, इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेता है, ठीक है। तो स्टमक हीट तो हमारा एक तरीके का टेम्परेरी जो स्टोरेज है, जिससे कि हमने फूड इंटेक किया, वो फूड हमने इंटेक किया, देन हमारा वो स्टमक में गया पेरिस्टलिस मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। तो वहां पर अगर कोई इश्यूज है, जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया, पेप्टिक अल्सर हो गया, या कोई माउथ में अल्सर हो गया, ठीक है, या GERD हो गया, गेस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज हो गया, ठीक है, इस टाइप से स्टमक हीट या फिर P6 वगैरह उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाते हैं, इंटेस्टाइनल कोई डिसऑर्डर है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये बहुत बढ़िया काम करेंगे, LI1 से थायराइड, लेकर LI4, SI1 से लेकर SI4, साथ में थायराइड के, और, हाँ जी मैम, थायराइड थायराइड करना है सबको। सिलेक्ट करिए, अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, या मेथी के दाने लगाइए, ओके। ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखिए ना, डाइजेशन को बढ़ाना है कि कम करना है, उसके हिसाब से देख लीजिए, पता है। ठीक है, अगर बढ़ाना है, बेटर करना है, तो कौन करिए, ठीक है। अगर कोई लोकल प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि स्टार मैग्नेट बहुत बढ़िया काम करेगा, मेथी दाना बहुत बढ़िया काम करेगा, 4 4 मेथी दाने आप लगाइए, बहुत बढ़िया।
साथ में आपने कुछ नहीं करना है। देखिए, स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है, स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, इनके सभी फैलेंक्स पर क्लस्टर मैग्नेट या फिर आ, चार चार मेथी के दाने, चार मेथी के दाने एक फैलेंक्स पर, चार मेथी के दाने, चार से पांच मेथी के दाने एक फैलेंक्स पर, स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, फॉर मेंटेन द गट इंटीग्रिटी, फॉर मेंटेन द गट हेल्थ, फॉर मेंटेन द मैनी थिंग्स। वो समझ में नहीं है, अपने फिंगर पे बोला लेकिन वो समझ में नहीं आया था, क्या क्लस्टर मैग्नेट बोल रहे हो आप? फैलेंक्स में, भाई यहाँ आगे। एक क्लस्टर मैग्नेट, यहाँ तीन फैलेंक्स होते हैं यस। ना, फैलेंक्स जॉइंट के ओके। स्पेस हाँ वहां पर समझ होगा। गई, एक दो तीन। हाँ, ओके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, सो अभी एक एक और बताता हूँ कॉन्स्टिपेशन के लिए। कितना भी खतरनाक से खतरनाक कब्ज हो, कितने भी पुराने से पुराना कब्ज हो, एक रेमेडी है। आधा कप घी, सॉरी आधा कप मिल्क, आधा कप मिल्क में हाफ टी स्पून घी, आधा कप मिल्क में हाफ टी स्पून घी, उसको हल्का सा गर्म होना चाहिए, ल्यूक वार्म, ठीक है, गुनगुना, उसमें मिक्स करके सोने से पहले पी लीजिए। जिनको सीरियस कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी भी टाइप का कॉन्स्टिपेशन हो, बहुत बढ़िया काम हो। सुबह सुबह लेमन वाटर, रात को ये वाला ले लीजिए। कितना ही क्रोनिक, कितना भी सीरियस कॉन्स्टिपेशन हो, विद इन 3 और 4 डेज आप ऐसा करने से आपका जो स्टूल मूवमेंट है वो क्लियर होने लग जाएगा। ये मैंने काफी लोगों पे ट्राई किया है, बहुत सारे। लेमन वाटर वार्म लेना है कि ठंडा? हाँ, वार्म लेना, लेमन वाटर, ठीक है, सुबह सुबह लेमन वाटर और रात को ये ले लीजिए। लेने से एसिडिटी नहीं होती है? नहीं मैम, एसिडिटी नहीं होगी, आप लीजिए, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मेन है अभी, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए वो होगा। और दूध, आपने बोला, मैं दूध लगभग 7-8 महीने से मैंने छोड़ दिया क्योंकि दूध से मुझे गैस होती है। तो उसके हिसाब से ना थोड़ा सा भी पूरा वो देखना पड़ेगा, आप लेंगे ना, अगर मैंने ये बताया कि जिनको सीरियस कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए, है। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, पहले क्या होगा, जैसे आपको अगर उससे एसिडिटी हो, अलग सॉल्यूशन, जैसे इलायची वाटर हो गया, सौंफ का पानी हो गया, ठीक है, सौंफ का पानी भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, क्योंकि सौंफ जब लेंगे तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर इनटेक हमें बढ़िया रखना पड़ेगा। दस दस साल स्पेसिफिक, पहले 10 साल पहले मैंने पाइल्स का ऑपरेशन करवाया, लेकिन हाँ, तो अभी वही वही कॉन्स्टिपेशन देखिए। के हिसाब से हाँ, अभी भी पाइल्स हो गए। तो वही ना, अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका डाइजेशन थोड़ा गड़बड़ है ना, क्रोनिक पाइल्स कब होता है, जब क्रोनिक लंबे समय तक जब कोई सीरियस इश्यूज होते हैं। ओके। ये ऑल एज के लिए रहेगा सर, सभी एज वालों को दे हाँ, सकते ये ओल्ड एज के लिए मैम, ये जो मिल्क वाला जो सॉल्यूशन है ना, हाफ कप ऑफ मिल्क, हाफ कप कितना ही होगा, थोड़ा सा ही होता है, हैं? उसमें हाफ टी स्पून डाल दीजिए, उसको मिक्स करके ठीक। ले लीजिए। जब एक ठीक बार है आप लोगे, आप दो सर। तीन दिन लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक ठीक है है, सर। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। अगर बाई चांस रिलीफ नहीं मिलता है तो कुछ और सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन दे देंगे, और भी है, काफी सारी चीजें, रेमेडीज है, ओके। ठीक है। और जैसे कि मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, कभी भी अगर आप कोई भी फाइबर वाली चीज लेते हो ना, फाइबर वाली चीज, फाइबर वाली में जैसे ओट्स की उपमा लोग खाते हैं, ओट्स की रोटी खाते हैं, मतलब कोई भी फाइबर, जैसे चिया सीड वाटर आप ले लेते हो, ठीक है, कोई भी फाइबर वाली चीज जब एक वीक के लिए आप लेते हो, तो उस वीक वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि फाइबर के एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर इनटेक जितना बढ़िया रखेंगे, फाइबर का एब्जॉर्प्शन उतना बढ़िया होगा, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर वाटर इनटेक कम होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, और वाटर फाइबर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। सर वाटर इनटेक हर एक बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है कि सेम रूल होगा? कॉमन मान के चलिए 3 लीटर। कॉमन 3 लीटर? हाँ, 3 लीटर होता है जनरली, 3 लीटर होता है। और ये जैसे अभी गर्मी का सीजन है, तो लोग 4-4 5-5 लीटर तक भी ले जा रहे हैं अंदर, पी पर रहे हैं। वो सही है? वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर उनको, क्योंकि हर किसी का ना एक रेंज होता है ना, नॉर्मल रेंज, वो हम्म। पर्सनलाइज्ड होता है, मतलब
ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है कि मान लीजिए आपको 2 रोटी में आपकी भूख हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, किसी को 3 रोटी में किसी का पेट भरता है, किसी का 4 रोटी में भरता है। डिपेंड करता है उनके प्रोफेशन पे, उनके फिजिकल एक्टिविटी पे, उनके लाइफस्टाइल पे, उनका किस तरीके का रूटीन है ओवरऑल। बट 4-5 लीटर कुछ ज्यादा हो जाता है हाँ ना ज्यादा सर? है मैम, ज्यादा है बिल्कुल। जनरली हम रिकमेंड कर, अब ये तो बहुत क्योंकि रेयरली फिर होता वो है। किडनी पे भी तो इतना हाँ असर बिल्कुल डालेगा, बिल्कुल, दो चार तीन पांच लीटर लीटर मैंने पी रहे बताया हो ना, तो। 2-3 लीटर इज द गुड अमाउंट ऑफ वाटर हम ले सकते हैं, और जब हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक लेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है। और अभी जैसे कि डाइजेशन को बेटर करने के लिए एक और सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। सिंगल ग्रेन आप ले सकते हो। ठीक है। सिंगल राइट। ग्रेन। राइस और रोटी को मिक्स मत करिए, सेपरेट लीजिए। तो उससे भी डाइजेशन मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। एक ही वन टाइप का ग्रेन ग्रेन। 1 डे। हाँ 1 ग्रेन 1 डे, मोनोग्रेन हाँ। है ना, तो वो भी आप लोग ले अगर सकते। हमने सुबह वीट लिया है तो फिर शाम को भी वीट ही लेना है। हाँ अगर आपने सुबह पोहा खाया है तो पोहा राइस का बनता है, लंच में भी दाल राइस लीजिए, रोटी मत लीजिए। और डिनर में फिर? डिनर में लाइट रखिए मैम। ठीक है। अकॉर्डिंगली मत, कुछ। मतलब कि दिन में रोटी खाते तो शाम को पोहा नहीं खाना चाहिए। हाँ चाहिए। हम्म। इस तरह वन बढ़ते हैं, ग्रेन। आगे बढ़ते हैं। टाइम क्या हो गया है? 8:30। सर आप पढ़ाते जाइए ना। अच्छा। ठीक है। आप बेसिकली ना कुछ अभी आगे चल के कुछ केस स्टडीज हम लोग लाएंगे। जैसे चलिए मैं अभी एक केस स्टडी देखता हूँ, एक सेकेंड, जब बात ही चल गए। चलिए। आप, एक क्वेश्चन था, मतलब आपने ये बताया कि एक ग्रेन ही एक दिन में खाना चाहिए, जैसे सुबह पोहा खाया तो दाल चावल खा लो, शाम को खिचड़ी खा लो, गेहूं हाँ ऐड मत करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ राइट। जी, हाँ जी, हाँ। ओके। आप रिकॉर्डिंग जरूर करिएगा, मैंने देख हाँ रही डन थी मैम, ना। डन। बिल्कुल। ओके ओके। देखिए इसका बेनिफिट ये है, मोनोग्रेन अच्छा पैटर्न है, बट लाइफ लॉन्ग नहीं फॉलो करना चाहिए, बीच बीच में हमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहना चाहिए। ये ना हम डाइट में जब हम जैसे मेरे पास वेट मैनेजमेंट के काफी सारे हैं जिनका वजन कम करना है, तो उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनको खाते खाते भी वजन कम कर सकते हैं इस पैटर्न के थ्रू। ठीक है। आप मार्केट में आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया, ये सारा चीजें हो गया। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होगा, मान लीजिए एक खाना एक बार खाइए, 2 बार स्किप करिए मील। अब क्या लाइफ लॉन्ग आप मील स्किप कर सकते हो? नहीं, नॉर्मल डाइट पे भी आना होगा। तो जब तक आप मील स्किप करोगे तो वेट बढ़िया रिड्यूस हो जाएगा, जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे जाओगे तो वेट बाउंस बैक कर जाएगा। तो उसको कोई फायदा नहीं है। सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है, और आजकल सस्टेनेबिलिटी जो है वो हर चीज में है, हर फील्ड में सस्टेनेबिलिटी पे वर्क किया जा रहा है। कोई सा भी फील्ड आप ले लीजिए, काफी रिसेंट जो रिसर्च हो रही है वो सस्टेनेबिलिटी पे हो रही है। तो सस्टेनेबिलिटी बॉडी में भी अगर लानी है, सस्टेनेबल वेट को कम करना है, तो ये पैटर्न सबसे बेस्ट है, मोनोग्रेन। क्योंकि अगर आप सिंगल टाइप का ग्रेन ले रहे हो, ग्रेन में तो बेसिकली कार्ब्स प्रोटीन ये सभी होगा ना इसमें। तो अगर आप सिंगल टाइप का ग्रेन ले रहे हो, तो हर टाइप के ग्रेन, अगर मल्टीपल ग्रेन्स लोगे तो हर टाइप के ग्रेन्स का डाइजेशन का एक डाइजेशन प्रोसेस होता है। टाइम अलग होता है। ठीक है। राइट। जितने आप मिक्स बिल्कुल। ग्रेन लोगे तो उतना ज्यादा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा वीक। ज्यादा लोड पड़ेगा, एक तरीके से सिंपल वर्ड में बात करें। तो जितना ज्यादा आप सिंगल ग्रेन लोगे तो बॉडी के लिए इजी है। हाँ बॉडी ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि पिछले 3 दिन से आप सेम टाइप का ग्रेन ले रहे हो। ठीक है। तो बॉडी के लिए उतना ही थोड़ा इजी हो जाएगा डाइजेस्ट डाइजेस्ट करना। पर राइट। सर ये टीन एज वालों के लिए सही नहीं है ना? अगर टीन एज वालों को हम मोनो डाइट देते हैं तो फिर उनको उतना फिर वो सब नहीं मिल पाएगा जो हाँ उनको बिल्कुल। रिक्वायर है। उनके लिए अब डिपेंड करता है कि वो क्या उनका कंसर्न है। अब ये मोनोग्रेन डाइट देखिए अलग अलग टाइप्स की होती है। थेरेपेटिक डाइट होती है, लो पोटेशियम लो सोडियम, हाई पोटेशियम हाई हम्म। सोडियम। ठीक है। थेरेपेटिक डाइट बेसिकली क्या होती है, फंक्शनल, मतलब बीमारी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। लो डिजाइन किया फूड मैप जाता है। डाइट होती है। तो अलग अलग डाइट है। ये जो डाइट मैंने स्पेसिफिकली है मोनोग्रेन के लिए है, और मोनोग्रेन इन द सॉरी वेट मैनेजमेंट के लिए, जिसमें वेट जिनका ज्यादा है उनके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। हम लोगों के लिए तो बैलेंस, जैसे मेरी एज है अभी, इस एज में तो हम अगर वेट ज्यादा नहीं है, हाँ। नॉर्मल वेट है, हमें सिर्फ नॉर्मल रूटीन फॉलो करना है, तो हम हेल्थी ऑप्शंस, जैसे प्रोटीन रिच डाइट सबसे बेस्ट है इस एज में। मेरी एज के लिए प्रोटीन डाइट बढ़िया है। ठीक है। तो अलग अलग डाइट्स होंगी, प्रोटीन फाइबर लो कार्ब्स लो मीडियम। ठीक है। इस तरीके से अब मान लीजिए जैसे किसी का लंबे समय तक वेट स्टक चल रहा है, हम्म। अब वेट कम ही नहीं हो रहा है, आप कितनी हम्म। एक्सरसाइज कर लीजिए, डाइट में क्या चेंजेस करेंगे, तो वहां पर अलग पैटर्न्स हो जाएंगे। वहां पर जैसे कि हाई प्रोटीन या मीडियम प्रोटीन मीडियम फाइबर लो कार्ब्स, एक पैटर्न ये भी है। सर पर मेनोपॉज में जो चल रहे हैं तो उनके लिए वो वेट एकदम स्टक हो जाता है। हाँ तो उसके लिए फिर डाइट क्या लेंगे? उसके लिए भी
कुछ पैटर्न्स होंगे, जैसे मेनोपॉज है, मेनोपॉज बेसिकली हार्मोनल इनबैलेंस, हाँ। चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल हम्म इम्बैलेंस हो रहे हैं, जो कि नेचुरल है इस एज में। हर हर किसी का जो एज होता है, एक स्पेसिफिक एज के एज ऑफ टाइम के बाद मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट होता है, तो उसमें भी हम्म इस तरीके के जो पैटर्न्स है, जैसे मोनोक्लिनिक पैटर्न हो गया, ये अगर वेट कम करना है तो ये काम करता है, डेफिनेटली करता है। मेरे पास क्लाइंट है जिनका मेनोपॉज चल रहा है, थायराइड है, ठीक है, वेट गेन है, 188 90 के समथिंग है, तो उनको जब हम इस टाइप का मील दे रहे हैं, प्लस बीच बीच में सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीपल सीड्स जो होते हैं उनके पीरियड्स जब आ रहे हैं, पीरियड्स आने की स्टार्टिंग के 14 डेज अलग टाइप के, दो टाइप्स के जो सीड्स है वो दे रहे हैं, और लास्ट के जो 14 डेज उसमें दो अलग टाइप्स के सीड्स दे रहे हैं, जैसे फ्लैक्स सीड हो गया, सेसमी सीड हो गया, अलग अलग टाइप्स के सीड्स हैं वो दे रहे हैं, तो चेंजेस मिल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि और मैंने, मेरा मेनोपॉज चल रहा है। हाँ, और मेरी मेनोपॉज, मेरा वेट इतना नहीं है सर, 69 ही है, पर मुझे ओके, फिर भी ज्यादा ही लग रहा है कि मेरा वेट ज्यादा है। तो मुझे वो एक स्टमक एरिया के यहाँ एक रिंग जैसा बनता हुआ दिख रहा है। ओके। और आपका एक ना एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए आप, LU7 K6 EOV का मेनोपॉज के लिए, अच्छा, LU7 K6 कंसेप्शन के इनिशियल है ना, सिक्स LU7 टोन K6 इरिट। अच्छा। हाँ जी। ये जो लाइक मेनोपॉज के लिए काफी अच्छा है, LU7 K6, जैसे ब्रेथलेसनेस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है कभी कभी, इन सब साइन के लिए ये पॉइंट, ये प्रोटोकॉल आप दे सकते हो, LU7 टोन राइट साइड, K6 इरिट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आप लगा सकते हो फॉर द मेनोपॉज। वेट इतना नहीं है, पर मेरे में कुछ ज्यादा हो गया है कि मेरे को कम करना है इसके लिए। तो सिंपल है मैम, आपने कुछ नहीं करना है बेसिकली, जैसे कि क्या होता है ना, फाइबर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, है ना, ये सारी चीजें लीजिए, हो जाएगा। और आप अभी जैसे थोड़ा सा कभी हम डिस्कस करेंगे, तो ये हाई फाइबर लीजिए, प्रोटीन लीजिए, ठीक है, कार्ब्स कम रखिए। ठीक है, हम्म कार्ब्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर कार्ब्स आप लोगे तो उसमें इंसुलिन को भी स्पाइक कर सकता है, इंसुलिन स्पाइक होगा तो कहीं ना कहीं हार्मोन चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये और प्रोटीन नॉर्मल और सा है कि ऐसी एज में क्या होता है, कैफीन वाली जो चीजें होती है, प्रोसेसिंग जो फूड होता है ना, जो कैफीन होता है, कैफीन जैसे टी कॉफी हो गया, कैफीन वाली, इस टाइप का कैफीन वाली जो चीजें वो अवॉइड करिए, नॉर्मली जो चीजें हैं वो आप इनटेक करिए। हाँ, बाहर का खाना। सर, मुझे किसी वेट का भी बढ़ाना मोनोपॉज चल रहा है तो LU7 और अरे LU7 और K6 लगा सकते हैं। हाँ, हाँ जी। किसी का भी मेनोपॉज चल रहा है मतलब के, तो LU7 और K6 लगा सकते हैं। हाँ, आप लगा सकते हो। इवन ये एक कुछ सेट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई मेनोपॉज वाली एज का कोई पेशेंट आते हैं ना, तो उनके हाँ, एड ऑन कर ही देते हैं LU7 K6, ओके, दैट इज तो अ। LU7 लेफ्ट साइड, राइट साइड, और K6 राइट साइड। लेफ्ट साइड, एलयू K6 लेफ्ट साइड। एलयू सेवन K6 टोन लेफ्ट के साइड, सिक्स रेट LU7 टोन लेफ्ट साइड, K6 रेट राइट साइड, एम राइट? अब थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया क्या? राइट साइड एलयू बोला ना सेवन आपने। राइट साइड, हाँ, एलयू LU7 टोन सेवन राइट राइट साइड, साइड है, K6 रेट और लेफ्ट। ओके, K6 लेफ्ट साइड है। लेफ्ट हाँ साइड, जी। ओके। वेट बढ़ाना हो तो मुझे हाँ, वेट बढ़ाने के लिए मैम बेसिकली जैसे कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, तो थोड़ा सा उस पर थोड़ा वर्क कर सकते हैं, और अलग अलग चीजें जैसे कि जो हाई कैलोरी वाली जो चीजें हैं और हेल्दी जो चीजें हैं वो हम दे सकते हैं, जैसे इस शेक्स हो गए, बनाना शेक हो गए, ठीक है, प्रोटीन डाइट हो गया। वेट भी जो बढ़ाना है वो हेल्दी वेट बढ़ाना है, ऐसा ना कि हमने फैट बढ़ाना है, तो उसके लिए मैम जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया, हाई प्रोटीन डाइट, और इस तरीके से कार्ब्स भी दे सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग। अब वेजिटेरियन है तो पल्सेस क्या फिर का हाँ, पनीर ही खाओ। आप पल्सिस लीजिए, पल्सिस, अब देखिए प्रोटीन का मतलब मैम सिर्फ पनीर नहीं है, ईच एंड एवरी मील में आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हर हाँ टाइप वो के तो मील होता में, है बट है ना। हाई प्रोटीन यानी फिर क्या। हाई प्रोटीन यानी वही मैम, पल्सेस लीजिए, जैसे ब्लैक चना सैलेड हो गया, ब्लैक चना हो गया, ब्लैक चना करी हो गया, पल्सेस हो गया, चना दाल, मूंग दाल, मिक्स मसूर राजमा, दाल, ठीक है, राजमा हो गया, और आपका लाइक व्हाइट पनीर मटर। हो गया, ठीक है, टोफू हो गया, और लाइक बहुत सारी चीजें हैं मैम। ओके। बस उसको प्लान करते रहिए और ऐड ऑन करते रहिए, और प्रॉपर खाना खाइए। सिंपल सा है, वेट गेन करना है 2 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहिए फ्रिक्वेंटली, ठीक है, और अच्छा डाइजेस्ट होना हेल्दी। चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। हाँ, हो जाती है, अब धीरे धीरे, जब ऐसे नहीं कि एक साथ ऐड ऑन करेंगे, धीरे धीरे जब हम ऐड ऑन करेंगे। अब जैसे हाँ, सपोज अब वेट गेन करना है, अब क्या है ना, इसमें भी मैम BC आ जाएगा, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, कि वेट गेन करना है तो कितना गेन करना है, और जो पेशेंट की जो क्लाइंट है उसकी एज, उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए, और प्रेजेंट में कितना है, आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से पूरा एक रूटीन बनाया जाता है कि इतना ड्यूरेशन ऑफ टाइम है,
इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक टारगेट सेट करके चलते हैं कि इतना वेट हमें गेन करना है। ठीक है, इतना ओके। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि हम एक टारगेट सेट करते हैं कि इतना वेट हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, तो प्रॉपर जब हम उनकी आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट को समझकर जब डाइट प्लान करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक कॉमन प्लान होता है, जैसे भी मैं बता दूं वेट गेन के लिए ये चीजें होंगी, वेट लॉस के लिए ये चीजें होगी, बट कॉमन और पर्सनलाइज में डिफरेंस होता है। पर्सनलाइज में प्रॉपर काउंसलिंग के बाद एक एनालिसिस किया जाता है कि आपकी बॉडी के लिए इस टाइप की डाइट की रिक्वायरमेंट है, ये आप फॉलो करिए। एवरी वीक वो डाइट चेंज होगा और उसी के बेसिस पर, रिजल्ट्स के बेसिस पर। ठीक है। राइट राइट, सर थैंक यू। ज्यादा पल्सेस ले लेंगे, आपने जैसे बताया कि हाँ एक एज में होता है, हर एक डाइट के लिए कि एज मायने रखेगा। अगर हम ज्यादा ही पल्सेस के हाई प्रोटीन तो हाई प्रोटीन लेने के बाद यूरिक एसिड भी तो बढ़ जाएगा। मैम यंग एज में कहाँ बढ़ता है यूरिक एसिड? यंग एज में नहीं, जैसे जो अभी बात कर रहे हैं मुझे उनको देख के याद या आया कि मैं अगर 65 हूँ, 65। हाँ अगर आप ज्यादा हाई प्रोटीन पे जाएंगे तो फिर आपका यूरिक एसिड कहाँ जाएगा। हाँ, यूरिक राइट एसिड बढ़ने क्वेश्चन। के चांसेस हैं, बट डिपेंड ऑन, एक ऐसी भी स्टडी है कि आप प्रोटीन किस टाइप का ले रहे हो, प्लांट बेस्ड डाइट प्रोटीन ले रहे हो हाँ। कि ऑफ एनिमल कोर्स। बेस्ड प्रोटीन ले रहे हो। जो प्लांट बेस्ड हम्म। प्रोटीन होता है उससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। नहीं आता है, ठीक हाँ। है, और जो हाँ प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उससे यूरिक एसिड, इवन किसी का यूरिक एसिड बढ़ा भी हुआ है तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन वाली चीजें आप दे सकते हो। ठीक है, तो आई एम जो हाँ एनिमल स्ट्रिक्टली प्रोटीन वाली वेजिटेरियन। चीजें हैं वो नहीं दे सकते। हाँ, थोड़ा सा प्लांट बेस्ड वाली जो चीजें हैं उस पर भी थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते दे सकते हैं, हाँ वो दे सकते हैं, हैं। ठीक आप है, पल्सेस ज्यादा इवन मत लेना, मैं अभी, पल्सेस। मैं आपको अभी एक फोटो मैं शेयर नहीं कर सकता अभी, उनका उन्होंने मना किया मुझे कहीं शेयर मत करना। मेरे एक पास एक क्लाइंट है, वो उनका जो वो था, जो डेली रूटीन था वो ये था कि लाइक उनका ना सेल्स का वर्क था, फील्ड वाला, तो वो उतने अच्छा डाइट भी नहीं फॉलो कर पाते। उनका वेट था 94 के समथिंग। ठीक है, और विद इन 90 डेज का डाइट उन्होंने फॉलो किया। विद इन 90 डेज में 3 से 4 मंथ्स में उनका 15 to 16 kg रिड्यूस हुआ। तो उसमें वाटर ज्यादा रहा होगा ना सर, एकदम 96 झटके से 90 kg में नहीं मैम वाटर इतना होता है। इसका भी एक अच्छा। मैं बता देता हूँ, 100+ जिनका वेट होता है उनमें वाटर वेट ज्यादा होता है। ओके। ठीक है, 100+ जो होता है उनमें वाटर वेट ज्यादा होता है। जैसे मेरे पास एक है 120 केजी के आसपास है, एक 130 केजी के आसपास है, एक 129 केजी के आसपास है। ठीक है, सर इतने और वाले कहाँ से ले आए आप। मैं मिल गया बस जहां से ही मिले। ठीक है, तो जैसे आप लोग मिले वैसे वो मिले। तो उनका क्या है कि उनके अलग अलग मेडिकल कंसर्न्स भी हैं। अब उनका किसी किसी का वेट स्टक भी चल रहा है, किसी किसी का वेट रिड्यूस भी हो रहा है। अब जैसे मैंने उनको फर्स्ट वीक का डाइट दिया ना, वाटर वेट का डाइट आप बोल रहे हो ना, वाटर वेट होगा, वाटर वेट क्या हम्म। होता है? वाटर वेट को रिमूव करने के लिए भी एक डाइट होता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम रिच डाइट। हम्म। ठीक है, तो वाटर हाँ, वेट को रिमूव करने के लिए पोटेशियम रिच डाइट दे दो। ठीक है, अब पोटेशियम के मेजर सोर्सेस क्या है? बनाना, नारियल पानी। एवोकाडो। नारियल पानी, घिया, लौकी, घिया। पंपकिन, हम्म। राजमा, आलू। हाँ हाई पोटेशियम आलू में। ठीक है, तो ये सारी आलू के चीज, साथ अगर आप चावल देते हैं पोटेशियम वाले को तो उससे भी वेट जल्दी कम हो जाता हाँ है। मैं बता रहा हूँ, तो मैम वैसे हो गया ना, तो वो सारी चीजें हो गया। तो उसमें क्या हम्म। होगा, जैसे आप विद इन 1 वीक के लिए आप ये हाई प्रोटीन हाई पोटेशियम वाली डाइट दोगे, तो विद इन 1 वीक अगर किसी का 100+ है तो उनके चांसेस है कि उनकी बॉडी में वाटर वेट ज्यादा हो, विद इन 1 वीक 2 से 3 4 किलो भी कम हो सकता है। कम होता है। ठीक है, होता है। किसी का वो वेट 90 to 180 के समथिंग है, तो उनकी बॉडी में हम्म। चांसेस है कि अगर वाटर वेट वाली डाइट दोगे तो 1 किलो 1.5 किलो मैक्सिमम 2 किलो कम हो। सर किसी का ऐसा जो वेट, आप बता रहे हैं ना, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, हाँ जो आपने अभी सेकेंडली बताया उसमें शायद है ना उनके स्टमक में गैस और उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। वो तो ऑल इन वन है, वो तो आ ही जाएगा मैम। जब देखिए जब डाइट प्लान किया जाता है ना, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लान किया जाता है। जो काउंसलिंग होता है ना वो इसीलिए होता है। यहाँ पर तो हम जैसे डिस्कस करें तो वो सारी चीज, डिस्कस। ठीक है, वो तो एक पर्सनलाइज हो जाएगा। अब जैसे कि अभी स्टमक हीट मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा हम्म। प्रोटोकॉल है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। यूरिक एसिड में भी स्टमक हीट काम करता है, ये आपका काम करता है। कॉन्स्टिपेशन में भी स्टमक हीट काम करता है, आपका मेडिसिन के साइड इफेक्ट में भी फैटी स्टमक लिवर हीट में काम भी एक करता बार है। लग सकता है। लग सकता है। फैटी लीवर के लिए सिंपली एक प्रोटोकॉल है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 5 6 LHM वाला जो देते हैं। ठीक है, हाँ। साथ में क्लासिकल लोकेशन पे लीवर 3 पे क्लस्टर मैग्नेट, साथ में नींबू का पानी सुबह सुबह, लेमन वाटर। हम्म।
अच्छा है, फैट को कम करने के लिए फैटी लेमन का। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जब से मैंने डाइट वाला सीखा है। इवन काफी अच्छा ये रहा है कि जब से हमने एक्यूपेशन में, जो हमारे पास यहाँ ऑफलाइन पेशेंट्स आ रहे हैं, क्लिनिक पर आ रहे हैं, सेंटर पर आ रहे हैं, तो जब से उनको हमने डाइट रिकमेंड करना शुरू किया है, सिंपल छोटे छोटे चेंजेस उनके डेली रूटीन में बताएं कि ये करिए, तो जो रिजल्ट्स है ना वो थोड़े मल्टीप्लाई हो गए हैं। हाँ। ठीक है। वो तो पहले है। क्या था, हाँ। पहले हमसे पूछते थे कि यार लाइक क्या आपका ये है, ये बीमारी सर क्या खाना है, अब उतना आइडिया था नहीं, तो हम बोलते थे हरी सब्जियां खाइए, नमक मसाला मिर्च कम कर दीजिए, ठीक है, ये सारी चीजें। अब हमें स्पेसिफिक पता है कि ये वेजिटेबल लोगे तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो हम स्पेसिफिकली गाइड कर देते कि अब ये खाइए तो रिजल्ट बहुत अच्छे हो गए। दैट इज द तो प्लस बेली फैट पॉइंट। के लिए क्या करेंगे? हाँ जी मैम। बेली फैट कम करने के लिए? मैम किसी भी तरीके का फैट हो, बेली फैट हो, थाई फैट हो, चेस्ट रीजन में फैट हो, तो उसके लिए ना प्रॉपर जब प्लान किया जाएगा तो वो डाइट में इंक्लूड होगा। ठीक है। तो वो जो ये हम बात करें ना, ऑल ओवर फैट के लिए बात करें, तो उसमें बेली फैट भी आ जाता है। बेली फैट के इवन, कारण भी अलग अलग होते हैं। हाँ इवन जैसे प्रेगनेंसी के बाद वाला जो पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद वाला जो फैट होता है, उसके भी एक मेरे पास पेशेंट हैं। तो उनका अभी जस्ट 6 मंथ्स पहले उनका डिलीवरी हुआ है, तो उनका वेट विद इन आप काफी अच्छा उनका गेन हुआ है, तो उनका धीरे धीरे कम पर भी है। ये पर ना ये बहुत स्टबर्न टाइप होता है, ये जाता ही नहीं है हाँ, वो चीज। ये धीरे धीरे कम होता है, मैंने बताया ना धीरे धीरे कम होता है, स्टम फैट होता है। ठीक है। वेट प्लेट्यू कभी हम बात करेंगे ना, वेट पर बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं, वेट प्लेट्यू, वेट स्टक, वेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके डाइट के बारे में। ठीक है। अच्छा अभी करेंगे, अब तो हमने स्टार्ट कर दिया है सिंस 1 और 2 इयर्स। आई मतलब थोड़ा बिजी था, जिसकी वजह से उतनी क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, इवन आप बिजी कह सकते हो, या फिर अपने सेल्फ रूटीन पे वर्क करना स्टडी। होता है, क्योंकि इतना नहीं चल पा रहा था टाइम, और या तो मैं फिर एक्यूपेशन क्लासेस या फिर वो पीछे रह रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा गैप देना सही समझा, और अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डाइट प्लस एक्यूपेशन, इन्हीं सब चीज़ों पे वर्क करना है, अच्छे से करते हैं। आप कनेक्टेड रहिए और क्लासेस करते रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है। मैं ग्रुप में मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं आपको, तो क्लासेस होती रहेंगी। और इवन एक ना 1 मंथ का एक मैं कोर्स प्लान करने की सोच रहा हूँ, जो कि डाइट पर बेस्ड है टोटली। ठीक है। उसमें 1 मंथ की वर्कशॉप होगी, जिसमें हम बेसिक डाइट प्लानिंग से लेकर एडवांस तक थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जिसमें लाइक अभी नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ, अभी 1.5-2 महीने रुक के स्टार्ट करेंगे उस कोर्स को, जिसमें लाइक प्रॉपर एनाटॉमी फिजियोलॉजी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन बी 1 से लेकर बी 2 बी 3 बी 5 बी 6 बी 9 बी 7, इस तरीके के जितने भी विटामिन बी 12 तक हैं, उनके फंक्शंस के बारे में, उनकी डिफिशियंसी, मतलब बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो एक बेसिक आइडिया हो जाए। इवन डाइट को सीखना, डाइट चार्ट बनाना 1 महीने में 2 महीने में नहीं आ सकता, नहीं हो 3 साल सकता। 2 साल 4 साल लग जाते हैं डाइट सीखने में। ठीक है। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, सब लोग सीख रहे हो, लाइफ लॉन्ग सीखना ही है। ठीक है। हर चीज, हर केस कुछ नया बताता है। अब जैसे किसी का वेट स्टक है, मेरे पास ऐसे भी हैं, सेमेस्टर 6 की स्टूडेंट है, एसपस में ही है, 7-6 की स्टूडेंट है, और उनका वेट पिछले 3 महीने से वो मेरे से डाइट ले रहे हैं, उनका स्टक चल रहा है, कम नहीं हो रहा। उसमें और पोमोग्रेनेट अच्छा काम करता है। हाँ जी मैम। उसमें पोमोग्रेनेट अच्छा काम अच्छा, करता है। अनार। अनार। स्टक वेट अन- वालों के लिए पोमोग्रेनेट के जो छिलके होते हैं, हाँ जी। उनकी चाय। ओके, और दैट इज गुड। उसमें एक तो उसके सीड की चाय बनानी है, प्लस उसमें वो पोमोग्रेनेट के सीड भी डालने हैं। चलिए, बिल्कुल हाँ, वो ट्राई अच्छा करते हैं। काम करता है। बहुत अच्छा है। यानी छिलके और छिलके और क्या बताया आपने? बीज। पोमोग्रेनेट के छिलके होते हैं ना, पहले तो उसको वॉश कर लेना। हाँ। ठीक है। और फिर आप 1 कप या 1 गिलास जितना पानी ले सकते हैं। उसमें आप अंदाजे से समझिए, इतना छोटा टुकड़ा 1-1.5 इंच वाला, वो 2 टुकड़े डालने हैं। और उसको आप चाय के जैसे उबालते हो वैसे उबाल लो। उबालने के बाद उसको ठंडा करके, उसमें आपको कोई भी कुछ भी स्वीटनर, कुछ भी नहीं डालना है। उसमें खाली पोमोग्रेनेट के फिर से सीड डाल सकते हो आप। यानी चाय। फ्रेश सीड्स या कैसे? जो सीड्स आते हैं, प्योर सीड्स, छिलके भी यूज हो रहे हैं और सीड भी यूज हो रहा है। नहीं, सीड यानी जो अपन खाते हैं वो पोमोग्रेनेट? हाँ 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 हाँ। वो वही। हमेशा यहाँ मिलते नहीं है, देखती हूँ मैं। अच्छा, वो वैसे भी सीजनली आते हैं पोमोग्रेनेट तो। हाँ हाँ हाँ। तो उसकी जो चाय है ना, वो स्टक वेट में बहुत अच्छा काम करती है। ट्राई करा है। मैंने खुद ने ट्राई किया है। मैं जैसे सर बता रहे ना, 98 जाके आई हूँ। इसके लिए मुझे एक्सपीरियंस है। और ये सारी चीजें मैं आजमा चुकी हूँ खुद के ऊपर, तो सब में रिजल्ट है। बिल्कुल नहीं सर, सही है। ऋतिक सर बट तो बहुत
अच्छा बताते हैं। मैं तो उनके गाइडलाइंस में ही यहाँ चल रही हूँ न्यूयॉर्क में। मैम तो मैं नीलम मैम के बारे में बताना चाहूंगा। वो अभी आई थिंक न्यूयॉर्क में हो ना मैम, आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ हाँ पे? जी, हाँ, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है। और लाइक काफी लंबे समय से मैम प्रैक्टिस कर रहे हो, काफी अच्छे अच्छे मैं केसेस लंबे को समय डील कर से रहे नहीं, हैं। आपसे जब मिले तब से कर रही हूँ और आपसे ही गाइडलाइन हाँ लेती तो हूँ। 2 साल तो हो तो गए, एक मुझे डेढ़ साल तो हो गया मैम लगभग, आई थिंक। हाँ, सीखने में मेरा इतना वो नहीं है, तो मैं सर से पूछ लेती हूँ। आई एम ऑनेस्ट, मैं बोल रही हूँ। मैं तो सर के गाइडलाइन में ही मैं बोलती हूँ, मुझे नहीं सीखना है, अब आप है मेरे साथ में। बस। बिल्कुल सो मुझे बिल्कुल। एक्यूप्रेशर से ज्यादा इंटरेस्ट है ना इसमें, डाइट में। डाइट और इसमें अच्छा मुझे वो डेफिनेट। आप बैठ के पढ़ा दो और दिन रात तो मैं पढ़ लूंगी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं मैम, दिन रात तो नहीं, लेकिन 1 1 घंटा वीक में दे दिया करेंगे, 2 घंटा, कोई इशू नहीं है। वो कुछ है ना, चलिए। मतलब हाँ इंटरेस्टिंग लगता बहुत है, अच्छा कुछ है मैम, बहुत नया इंटरेस्टिंग लगता है। अब है। इसमें ना मेरे पास काफी सारी बुक्स है, जब एक बुक्स पढ़ते हैं तो काफी अच्छा है। मतलब जितना नॉलेज हाँ, गेन किया जाए वो तो उतना ही बढ़िया है, कम है। कुछ ना इसमें कुछ पढ़ते काफी रहना चाहिए। कुछ मतलब ऐसे है, नया इनोवेटिव जैसे बहुत आता है कि बहुत ये ज्यादा। बॉडी है तो इसके लिए क्या है, ये वो सब। बिल्कुल बिल्कुल। आपका और कुछ डाउट हो तो हम कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज फिर हम कल क्लास करते हैं फिर, है ना? हम्म, चलिए फिर। ठीक है सर। ठीक है। कल टाइम संडे है फिर भी क्लास है।